हमेशा अपनी पहचान बनाई है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 साल से पिछले लंबे समय से मतदाता राजस्थान की जनता अवसर देती है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए तीसरा मोर्चा बनाने की, लेकिन उसमें सफलता राजस्थान में किसी को भी नहीं मिल पाई। हाल ही में हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, उससे पहले बाकायदा घनश्याम तिवाड़ी सबने मिलकर भी एक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो राजस्थान की जनता जो है वो बड़ी मैच्योर है पॉलिटिकली और वो चाहती है कि यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। इसलिए जिस भी राजनीतिक दल को सत्ता देती है, उसे पूर्ण बहुमत अक्सर दिया जाता है और इतना भी नहीं कि वो तानाशाही करे, यानी कि बहुमत के आसपास रहे जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है, ताकि अगली बार उसके सिर पर तलवार लटकी रहे कि उसे अपना मैंडेट पूरा करने के लिए जनता की सेवा करनी है। मौजूदा सरकार इस बात को कितना याद रख पा रही है और कितना काम कर रही है, ये अलग विषय है, लेकिन ये राजस्थान के मतदाताओं का अब तक का रुझान है। अब राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो राजस्थान के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी राजस्थान की जनता वेलकम करेगी, किस तरह से वो किसके लिए बी टीम का काम करेंगे, किसको इसका नफा होगा, किसका नुकसान। हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुमित श्रीमल बीजेपी से और श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता सुमित श्रीमल से करती हूँ। सुमित जी, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर सत्ता में जो दल होता है, उसको फायदा होता रहा है। मैं ये कोई थंब रूल नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन सत्ता में होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ पर आती है, तो पहली बात तो ये कि उनके लिए कितनी गुंजाइश सत्तारूढ़ दल होने के नाते आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल मीना जी, आपने सही कहा कि जो सत्ता में है उनको फायदा होता दिखता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज 2023 के बाद जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने को है और 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस प्रकार से विकास की गंगा की बात की जाए या पूर्व में जितने भी मायने जो जनता के लिए है और सेवा की दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी और सत्ता में आई जनता ने एक विश्वास देकर के हमको जिताया और अपेक्षा की, उन अपेक्षाओं पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खरा उतरा है। अब हम क्षेत्र की बात करें, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या युवाओं के साथ जो पूर्व में कुठारघात हुआ था अब नहीं हो रहा उसकी बात हो या तमाम भर्तियों की बात हो, तो निश्चित ही हम आश्वस्त हैं और आत्मविश्वास भी प्रबल है। उसका कारण है कि पिछले 3 साल जो अभी निकले हैं, 3.25 साल, उसमें जो वास्तव में विकास के कार्य हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट जाएंगे और पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से और अच्छे परिणाम मिलेंगे। रही बात एआईएमआईएम की, तो आप देखिए कि ये वही पार्टी है जिसने देश के टुकड़े करवाए और टुकड़े कराने के बाद जो नेता बचे थे वो नेता वापस पाकिस्तान गए भी नहीं और यहीं पर रह करके और इस राष्ट्र में उन्होंने फिर एक नई पार्टी बनाई। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि जनता स्मार्ट है, समझदार है और वो यहाँ आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उनका परिणाम शून्य होगा। किसी प्रकार से कोई उनको जीत तो बहुत दूर की बात है, जमानतें लगातार उनकी जब्त होगी और कांग्रेस की स्थिति इसलिए खराब होगी। मैं कांग्रेस का आपने प्रश्न नहीं करा फिर भी बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका ही सहयोग देती रही है। कांग्रेस के पास जाती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। राजकुमार शर्मा जी, कितनी संभावनाएं आप ओवैसी के लिए राजस्थान में देख पा रहे हैं? देखिए मीना जी, राजस्थान में दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अभी आपने ओपनिंग कमेंट में भी कहा कि बहुत लोग आए, पार्टियां बनाई और प्रचार किया, कभी कांग्रेस में रहे कभी बीजेपी में। आजकल राज्यसभा सांसद भी बने हुए हैं और कोई सांसद बने हुए हैं। तो ये राजस्थान में तो कोई बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को यहाँ राजस्थान की जनता स्थान देती नहीं है।
राजस्थान की जनता, आपने कहा कि बहुत समझदार मतदाता है राजस्थान के। जहां तक ओबीसी जी की बात आती है, नगर निकाय के चुनाव में वो अपनी पार्टी को यहाँ मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उतारें, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारिए। कांग्रेस पार्टी के उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक आधी सीट पर कोई विशेष प्रभाव डाल दे तो बात अलग है, बाकी उनका प्रभाव पहले भी किसी चुनाव में यहाँ को विशेष देखने को नहीं मिला था। और पूरे हिंदुस्तान में वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, हर जगह जाते हैं। वो किसी की ए बनते हैं, किसी की बी टीम बनते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें ओवैसी जी का पार्टी का कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर, कोई चुनाव के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी श्याम जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। श्याम जी, क्या समझ में आता है ओवैसी यहाँ क्यों आ रहे राजस्थान में, क्या दिख रहा है उनको? देखिए मीना जी, उन्होंने 2023 में भी चुनाव लड़ा था। अब क्योंकि वो जाति विशेष पर ही आधारित हैं, उसका सीधा तौर पे बीजेपी को फायदा होता है और कांग्रेस को नुकसान होता है। वो कह सकता हूँ कि उन्होंने फतेहपुर, हवा महल और कामा में चुनाव लड़ा था और कुछ जीते भी थे, एक आध वार्ड के और उस तरह से। लेकिन अब भी उन्होंने, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जमील अहमद खान, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की है, वर्चुअली बातचीत की है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम अनुमति देते हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे, पहले तो शहरी निकाय के चुनाव हो रहे, पंचायतों के चुनाव तो बाद में होंगे। वो शहरी निकाय के चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पंचायतों के चुनाव में ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन अब चुनाव में निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से पहले भी आपने कहा कि यहाँ पर आप पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, उनको सिंबल देने का काम नहीं किया था। अशोक जी की गवर्नमेंट थी तो सिंबल भी राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया था। वो चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय रूप में लड़े थे, तो कोई प्रभावी ढंग से नहीं हो पाए थे। हाँ, ये बात है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी निश्चित तौर पर 2-3 जिलों में अपना प्रभाव डालती है वो तो, और अगर वो सहायता लेती है बीजेपी और कांग्रेस से, इस बार तो अभी दोनों सी स्थितियां ठीक नहीं है। पहले तो कांग्रेस के सहयोग के माध्यम से वो पार्लियामेंट के मेंबर बने, अब उनकी पत्नी, कांग्रेस ने धोखा दे दिया इसलिए उनकी पत्नी एमएलए नहीं बन पाई। उससे पहले बीजेपी के साथ थे तो बने थे। अब वो देखिएगा, पंचायतों के चुनाव में इंडिविजुअल स्तर पर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उधर वाला इलाका, नागौर वाला इलाका थोड़ा प्रभावी ढंग से हो सकता है किस तरह से, और कुछ जगहों पर वोट तोड़ने का काम तो करेंगे। ओबीसी निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें हवा महल आज भी है, जिस प्रकार से कहते हैं, या किशनपोल या बाकी थोड़ा बहुत सांगानेर का इलाका है, और कितने उम्मीदवार कैसे उतारते हैं, उसका फायदा बीजेपी को कितना होता है तो जब चुनाव परिणाम आएगा जरूर देखेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस को नुकसान निश्चित तौर पर हो सकता है। कामा में भी मुस्लिम है, जिस प्रकार से आपने भी देखा कि वहाँ का पूरा अलग है। फतेहपुर में भी मुस्लिम का भावी प्रभाव है। तो देखिएगा कि निश्चित तौर पर किस तरह की स्थितियां कांग्रेस की बिगाड़ेंगे या सुधारेंगे तो राजकुमार जी ज्यादा जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के आधार पर चुनाव जीतने में रणनीति बनाती है। अगर वो आ जाते हैं तो निश्चित रूप उनकी जीत में असर तो डालेगी निश्चित रूप से ओबीसी, ऐसा तो नहीं। अब देखिए, मतलब आपके मुताबिक कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि बीजेपी को इसका फायदा होगा, इसीलिए बीजेपी की बी टीम कहते हैं क्या सुमित श्रीमल जी ओवैसी को? देखिए मीना जी, बिल्कुल माननीय हमारे श्याम सुंदर जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि चुनाव तो लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन वास्तव में फायदे की बात करें तो उन्होंने दो बात बताई कि भाई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जैसे इन्होंने विधानसभा बताया, हवा महल हो चाहे किशनपोल की बात हो। वैसे श्याम सुंदर जी, मैं कहना चाहूंगा कि हवा महल मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई और विधायक बाल मुकुंदाचार्य जीते, और किशनपोल में मात्र 6000 कुछ वोटों के अंतर से, तो अगर बात की जाए तो 3000 वोट अगर इधर के उधर होते तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती। लेकिन ये कहना मुश्किल है, लेकिन फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस ने मुस्लिम वोटर्स को अपना मान करके, मतलब वो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की जो गिनती शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है,
और कांग्रेस की गिनती पहले मुस्लिम माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो पूरे होते हैं, उसके बाद से शुरू होती है। तो अगर ओवैसी अगर यहाँ पंचायत में, नगर निकाय चुनाव में अगर उतरते हैं, तो जैसा लोगों का, सभी का आकलन है कि मुस्लिम समाज मुस्लिम व्यक्ति को अगर वोट देता है तो ये निश्चित रूप से जो कांग्रेस अपना वोट मान करके बैठी है तो वो वोट घटेगा, और वोट घटेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का लॉस होगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा ही होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। लेकिन मीना जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप सही कह रहे हो कि पार्ट 2 या इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि जनता देख रही है कि पिछले 2.25 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं विकास के, उनको ध्यान में रखते हुए, अब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ तुष्टीकरण कांग्रेस तो करती है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आज कोई भी विधानसभा देख लीजिए, तो जहां पर जिस प्रकार से वास्तव में आज मैं विकास की बात करूं तो मैंने बताया कि चाहे बिजली, पानी, महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात या लॉ एंड ऑर्डर की बात, तमाम चीजों को हम ध्यान करें तो विकास को वोट मिलता है। और हाँ, ये राजनीति में जो ये कुछ पहलू है, समीकरण होते हैं, तो इस समीकरण में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होंगे अगर ऐसा भी होता है तो मैं समझ रहा हूँ विकास की बात साथ में समीकरण की बात, तो निश्चित ही दोनों हाथ में लड्डू वो वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले नहीं होने हैं। जो सुमित श्रीमल जी हैं वो खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फायदा ओवैसी के आने से बीजेपी को होगा, क्योंकि समीकरण उस तरह के हैं। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है कि वो अपने समीकरण किस तरह से बनाए, किसको खड़ा करे ताकि उसके वोट जो हैं वो कटें और सामने वाले के विपक्ष के वोट कटें, उनको उसका फायदा हो। तो राजकुमार शर्मा जी, ये बी टीम बनाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास भी है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के पास ही है। तो बीजेपी इतनी तैयारी एडवांस करती है और कांग्रेस बार बार पिछड़ जाती है। राजकुमार शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी करे, बी टीम लाए, सी टीम लाए, किसी स्टेट में किसी के साथ कोलैबोरेशन करे, दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर ईदी बांटे 32 लाख लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है। ये रंग बदलने में माहिर है, ये रंग बदले भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवीसी जी का स्वागत है राजस्थान की धरती पे, आइए चुनाव लड़िए। उनका भी एक फोकस एक समाज विशेष पर है, धर्म विशेष पर है, और कांग्रेस पार्टी का वो वोट बैंक है ही पहले से हमेशा। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर सीधा सीधा हमला ओवैसी करेंगे तो इसका मतलब कैलकुलेशन, गणित साफ है, फायदा बीजेपी को होगा। आपकी रणनीति कमजोर है, बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है। मीना जी, हमारी रणनीति तो बनी कहा अभी तक। बीजेपी की तो रणनीति ये है कि कैसे भी एन केन प्रकारेण विपक्ष को खत्म कर दो, चाहे ईदी ही बांटनी पड़ जाए 32 लाख लोगों को, और बांट भी दी थी इन्होंने। तो अब ओबीसी जी को अगर ये उतार रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्वागत है उनका। रही बात रणनीति की, क्या होगा कैसे होगा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, आज ये फैसला हुआ है, अतिशीघ्र कोई ना कोई निर्णय लेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार है मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, और किसी के भी आने से कोई फर्क हमारे उम्मीदवारों पर नहीं पड़ेगा, चाहे वो धर्म विशेष पर फोकस करे, चाहे वो किसी और धर्म पर फोकस करे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मुस्तैदी से वार्डों के अंदर काम कर रहा है, और हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, तमाम तरह की जो यूनिट साइड छोटी छोटी यूनिट है वो सारी मजबूती से काम कर रही है। ओबीसी जी आएंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे, इतने दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो हमारी पार्टी पर कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर भी प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा जी इस बात का निर्णय लेंगे कि उनके आने से कोई कहीं नुकसान हो रहा है तो उनसे बातचीत की जाएगी, और बातचीत क्या होगी आपके चैनल्स को बता दिया जाएगा। श्याम जी, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए पार्षदों के किस किस तरह से दुबई तक तार जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े कांड करते हुए नजर आ रहे हैं, दुबई में सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा का हाल ही का उदाहरण हमारे सामने है। वहीं दूसरी तरफ बात ये कि ओवैसी का यहाँ कोई संगठन तो है नहीं, तो ऐसे में ओवैसी कितनी भी ताकत लगाएं, लेकिन क्योंकि ये नगर पालिकाओं के, क्योंकि ये नगर निगमों के, क्योंकि ये वार्ड के और सरपंच के चुनाव है, तो यहाँ तो 100, 150, 200, 500 वोट जो है वो मतलब जीवन मरण का प्रश्न है। तो साफ है कि ओवैसी
यहाँ पर आकर बीजेपी को सीधा सीधा मतलब क्लीन स्वीप देंगे? देखिए, बात सही है कि जिस प्रकार से ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष है जमील अहमद खान, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुमति दी है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये तो तय है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब अभी मैं सुमित जी को सुन रहा था। सुमित जी, आप हवा महल में कितने से वोट से जीते ये आपको भी पता है, और किन कारणों से जीते ये भी पता है। और देखिए, अशोक परनामी तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार पैसे दे करके भी खड़े करते थे। अब वो अब इस बार निश्चित तौर पे आपके उम्मीदवार वो चीज नहीं कर पाए जो अशोक परनामी कर पाते, इसलिए अशोक परनामी ने भाजपा को हराने का काम कर दिया। जिस प्रकार से जो भी है, जो स्थितियां हैं, क्योंकि उनको वोट टिकट नहीं दिया, नैयर को टिकट दे दिया था। तो देखिएगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल, अगर ओबीसी आकर के अपने उम्मीदवार को उतार देते हैं, जिस तरह से तैयारी अब कितनी होगी वो तो चुनाव आएगा जब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये बात सही कि राजकुमार जी की पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान होने वाला है। ये बात सही है, जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार की बातें हैं। अब क्योंकि अब तो 2 नगर निगम तो है नहीं जयपुर में, अब तो एक ही नगर निगम है। पहले तो मुस्लिमों के लिए एक अलग नगर निगम बनाया था। बात है श्याम जी, भजनलाल शर्मा की सेमीफाइनल इस पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को कहा जा रहा था, तो इस सेमीफाइनल को तो बीजेपी दिल्ली में बैठ के आसान बना रही है। देखिए, आसान बनाने वाली तो जनता है कि जनता किसके पक्ष में जाएगी। अगर कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या बीजेपी के पक्ष में जाएगी, कुछ जगह पे तो कांग्रेस, लेकिन क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता है, तो इसी स्थिति में सत्ताधारी पार्टी बहुत सारे ऐसी चीजें करती है जो कि चाह करके भी कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाने में सक्षम नहीं होती है। आपने भी देख रहा था पहले अजमेर का जब जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा था, तो वो बीजेपी के होने के बावजूद भी कांग्रेस का हाथ लेकर के बाकायदा जिला प्रमुख बनी, सुशीला कंवर बनी थी। आप वो आपके पार्टी में वापिस आ गई, सुमित जी आपको भी पता हो तो कुछ जगहों पर स्थितियां निश्चित तौर पे जिसकी सरकार होती है उसको इस फायदा मिलता ही है। देखिए, शासन भी थोड़ा नरम होकर के उनकी पार्टी के प्रति झुकाव रहता है, देखा ही होगा आपने। ये बात सही कि कुछ जगहों पर अगर भारी तादाद में जीत करके कांग्रेस स्पष्ट रूप से आ जाती है तो बोर्ड बनाने में सक्षम होती है, लेकिन 3-4 अगर दिक्कत आ रही है तो फिर वो दिक्कत में ही रहती है पार्टी कांग्रेस, क्योंकि वो तो बीजेपी सत्ता के कारण खेल कर जाती है जो करना होता है। तो हाँ, जिस प्रकार का माहौल है, ओबीसी निश्चित तौर पर राजस्थान में किस तरह की स्थितियां करेंगे वो तो बाद में बोलेगा, और कितनी जगह चुनाव लड़ेंगे ये भी तय होना है। वो सारे राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले नहीं है, कुछ बाड़मेर के इलाके में लड़ सकते हैं, या आपके जागरण टोंक में चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आपके भीलवाड़ा में चुनाव लड़ सकते हैं, अजमेर के कुछ वार्डों के चुनाव लड़ सकते हैं, जयपुर में जिस प्रकार का फतेहपुर सीकर वाला इलाका है उसमें, तो जहां जहां मुस्लिम इलाका है वहां अगर उम्मीदवार खड़े भी कर देते हैं वो, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को दिक्कत आएगी। और बीजेपी तो कह ही रही सुमित जी कि हमको तो उसका फायदा लेना है, हमको तो और कुछ करना नहीं है, फंडिंग भी हमारी करें तो रणनीति है, बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी की रणनीति में ओवैसी ऐसे तो देश को बांटने वाले हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो वोट बांटने के काम बीजेपी के भी खूब आएंगे। क्यों सुमित जी? अब देखिए, हमने तो मीना जी उनको कहा नहीं कि आप चुनाव लड़िए। अब ये उस समय कांग्रेस थी जब देश आजाद हुआ था, तो AIMIM जब ये पार्टी बनी है तो मुस्लिम लीग के बाद में ही तो बनी है। इसको शक्तियां किसने दी? आज राहुल गांधी जी किसके साथ चुनाव लड़ते हैं? और सबसे बड़ी बात एक और है मीना जी, कि ये जो ओवैसी जी की पार्टी है, जब ये चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई कांग्रेस भी आपको, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया। अब तक सिर्फ आपको अपना वोट बैंक मानती रही और आप कांग्रेस को वोट देते रहे, लेकिन परिणाम शून्य। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, हमने परमानेंट सॉल्यूशन का काम किया है। आप चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें। कंट्रीब्यूशन है, और ओवैसी का क्या कंट्रीब्यूशन है सुमित जी? देश में, राजनीति में, समाज में ओवैसी का क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं सुन नहीं पाया मीना जी, क्या कह रहे हैं एक बार? मैं बोल रही हूँ कि AIMIM के ओवैसी का देश को क्या कंट्रीब्यूशन है?
मैं वही बोल रहा हूँ आपको, कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। ये मुस्लिम लीग के बाद ये एएफ जो बनी है, ये पार्टी ओवैसी जी की, बल्कि राष्ट्र को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने। और उस समय कांग्रेस ही तो थी। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि जब ये चुनाव में जाते हैं तो यही तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आपके लिए, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई हम कोई भी योजना का लाभ दे रहे हैं तो सभी को मिल रहा है। और आप अगर रेशो भी देखेंगे तो मुस्लिम जहां अल्पसंख्यक है उनको भी सारा लाभ मिला है। मैं आपको बोल रहा था, आप ये कहना चाहते हैं सुमित शिमल जी, आपकी बात से ये समझ में आता है कि ओवैसी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आसान करती है, क्योंकि वो बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है उनके लिए। देखिए, ये तो समझदार वोटर को समझना चाहिए ना भाई, समझदार वोटर को ही समझना चाहिए कि विकास का कार्य कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 सत्ता से केंद्र में जो काबिज है वो विकास की बात पे तो है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इसके लिए तो बने हैं। भाई चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे से यहाँ डिस्टर्ब एरिया एक्ट की जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लेकर के आए हो, तो उनको मालूम है कि भाई हम परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं। चाहे वो हिंदू की बात हो, मुझसे तुष्टिकरण नहीं करते हम, लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण करती है। ओवैसी सही तो बोल रहे हैं कि आप बताइए कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां बढ़ा दी 2013 में, तो जिसका परिणाम आज कितना दुष्परिणाम मिल रहा है। आज एक मैं अखबार समाचार में पढ़ रहा था कि जोधपुर का एक 2 जिला मजिस्ट्रेट के जो घर हैं और कई संपत्तियां, कॉलेज, स्कूल, वो सब वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। तो ये सब चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें होती है, वो सब समझते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन झूठी लॉलीपॉप देना या इस प्रकार की झूठ माट पाखंड करके कि भैया आपका है और वो उसका है ही नहीं, तो ये मेरा मानना ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा डबल फेस वाली बात नहीं करती, मुखौटा नहीं लगाती, जो है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करती है, तभी तो लगातार सत्ता में आ रही है। और आपने भी एक शुरुआत में बात कही थी मीना जी कि लगातार 5-5 साल सबको मौका देती है राजस्थान में जनता, लेकिन आपने एक रेशो देखा कि 2013 में जब माननीय हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आई तो 163 सीटों के साथ आई, और 18 में जब अशोक गहलोत जी आए तो पूर्ण बहुमत में नहीं ला पाए, 99 सीट के साथ रह गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप जो ओवैसी जी की बात बता रहे हैं या मुस्लिम वोटर्स की बात बता रहे हैं वो इफेक्ट डालता है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अगर मुस्लिम समाज को इसके लिए समझना होगा कि वास्तव में विकास का कार्य कौन कर रहा है, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन यदि उन्होंने सिर्फ ओवैसी को पार्टी को वोट दिया, मुस्लिम धर्म मान के वोट दिया, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम गंभीर होंगे ही होंगे। तो एक तो चुनाव आयोग किस तरह से रिएक्ट करती है, ओवैसी की पार्टी को कितनी जगह देती है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी इसकी क्या काउंटर रणनीति बनाती है। तो क्योंकि वोट तो सारा कांग्रेस का कटेगा, नुकसान जितना होगा वो कांग्रेस का होगा। कितना नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, लोग ओवैसी के पास राजस्थान में उतने नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैदान में कोई आता है तो थोड़ा थोड़ा छोंक लगाता है, तब भी नुकसान तो करके चला ही जाता है। तो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या बनाएगी कांग्रेस पार्टी, राजकुमार जी? नहीं, मैंने कहा ना स्ट्रेटेजी तो बनेगी, उनको आने दीजिए, कहाँ चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहाँ क्या समीकरण होते हैं, क्या समीकरण नहीं होते हैं, हमारे उम्मीदवार कौन होते हैं, वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार कौन होते हैं, कौन उम्मीदवार भारी रहेगा, कौन जाति का वोट वहां ज्यादा भारी रहेगा, समीकरण तय किए जाएंगे। हर चुनाव एक एक सीट को हम बहुत बारीकी से लड़ेंगे। ओबीसी जी को या किसी भी उम्मीदवार को हल्का भी नहीं मानना चाहिए, बीजेपी को भी हल्का नहीं मानना चाहिए, बहुत बारीकी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने की लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो 2.5-3 साल का जो कुशासन है उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। जयपुर की और जो जितने भी नगर निगम है उनकी सच्चाइयां जो अब तक रही है उनको बताएंगे जनता को। और रही बात इफेक्ट वाली बात, कहीं कोई इफेक्ट आएगा तो मैंने कहा ना, प्रोफेसर गोविंद सिंह डोटासरा जी निश्चित तौर पर इस बारे में विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत सारे पॉकेट्स हैं राजस्थान में जहां पर सेंधमारी हो सकती है ओवैसी की पार्टी की, चाहे वो श्याम जी ने जिनका जिक्र किया, चाहे वो शेखावाटी का कुछ इलाका हो, फतेहपुर हो, चूरू हो, नागौर हो, या फिर जो दूसरे हिस्से हैं। तो बात ये है श्याम जी कि इस पूरी चुनावी रणनीति में, मतलब अभी समय से पहले बीजेपी की स्ट्रैटेजी एक एक पत्ता आगे बढ़ रहा है, तो मतलब बीजेपी 365 दिन तैयार रहती है, ये बात तो साफ हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए, ये बात सही कि जिस प्रकार से भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 50% हम युवाओं को टिकट देंगे।
अब राजकुमार जी की पार्टी दे पाएगी युवाओं को, नहीं दे पाएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि युवाओं को हम आगे ला रहे हैं, अब देखिए बीजेपी ने तो संभागीय स्तर पर कमेटियां बना दी है संचालन के लिए। अब वो निर्णय करने जाएगी कि किस तरह से, कहाँ किस तरह से टिकट दिया जाए। तो टिकट बंटवारे की बात अभी तो, क्योंकि देखिएगा 5 अगस्त को जब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद ओबीसी कितने वार्ड होंगे, किस तरह का होगा, महिला वार्ड, एससी वार्ड, बहुत सारे चुनाव प्रक्रिया अलग तरह की है। देखिए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल अलग तरह का होता है, और ये चुनाव बड़ा अलग ही तरह से होता है। और इस बार क्योंकि ओबीसी वाला कार्ड जो बीजेपी खेल रही है, जिस प्रकार कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में बात है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में खड़ी हो गई है, अब देखिएगा कि ओबीसी ने ये कहकर के सो हलचल पे राजनीतिक तौर पर तो तेज कर दी है कि हम भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब चुनाव लड़ेंगे कितनी जगह, ये तो उसके बाद तय हो पाएगा कि हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी तो मुस्लिम को वोट अपना उम्मीदवार बनाती ही नहीं है। जैसे विधानसभा में देख भी कोई मुस्लिम देखने को नहीं मिला। अब क्या शहरी निकाय के चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों को कुछ को वोट देगी, वो अपना उम्मीदवार बना के उतारेगी क्या, जो कि मुस्लिम का इलाका होगा। अब ये सब चीजें आने वाला समय तय करेगा। जिस प्रकार से करेंगे, हम जातिवाद नहीं करते हैं। देखिए निश्चित तौर पर जीत हार के लिए दोनों ही पार्टियां जातिवाद का डमरू बजाती हैं, क्योंकि बिना उसके काम चल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर वोट कोई देता नहीं है। शहरी निकाय के चुनाव में, शहरी निकाय का चुनाव तो बहुत अलग तरह का होता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट, छोटी छोटी जगहों पर व्यक्तिगत चुनाव लड़ा जाता है। और जिस प्रकार से कुछ निश्चित तौर पे कुछ तो पॉकेट वाला चुनाव तो है कि कुछ तो पार्टी के वोट होते हैं, लेकिन हाँ व्यक्तिगत बहुत होता है। और फिर उसके बाद दल बदल कानून लागू नहीं होता है, तो फिर वो सत्ताधारी पार्टी ये दावा कर लेती है भाई हम ही जीत पाएंगे क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि अब चुनाव नजदीक करीब करीब आ चुका है। जिस तरह से आपने देखा 17 तारीख को अधिसूचना जारी होगी, 23 सितंबर को पंचायतों की अधिसूचना जारी होगी। तो और बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है कि वही चुनाव लड़ पाएगा जो कि यूडी टैक्स वगैरह सब कुछ जमा करा चुका होगा, बहुत सारी चीजें। तो अब ओबीसी को तो आकर के यहाँ अपने उम्मीदवारों को तलाशना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो संगठन की दृष्टि से कमजोरी है। लेकिन फिर भी अगर वो चुनाव लड़ने आ जाते हैं तो हाँ, राजनीतिक हलचल अलग तरह की होगी। अब वो देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल तो तैयार है लड़ने के लिए। अब बाकी उम्मीदवार कौन, अब तो और बाकी तो कोई ज्यादा है नहीं आज अब इस बार, क्योंकि पहले तो निश्चित तौर पर घनश्याम तिवारी की पार्टी भी थी, और आपके देखिएगा कि उसकी अपने मीणा साहब की उनकी भी तैयारी थी। तो अब अलग तरह का माहौल है। केवल हनुमान बेनीवाल ओबीसी आ जाएंगे तो किस तरह की स्थिति, निर्दलीय विधायक कुछ जगह पर हस्तक्षेप करेंगे, कितना होगा कितना नहीं होगा ये सब समय बताएगा। लेकिन ओबीसी ने इस घोषणा के साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक अलग माहौल तो पैदा कर दिया, वो कांग्रेस के लिए दिक्कत है। एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। बीजेपी ने एक अपना तुरुप का पत्ता छोड़ दिया है, अब कांग्रेस पार्टी बनाए अपनी रणनीति जैसे बनानी है। तो कुल मिलाकर अभी जो है चुनाव दूर है, अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही माहौल पूरी तरह से शुरू राजस्थान में हो चुका है। देखना है कि हम इस माहौल में ओवैसी कितना कुछ कर पाते हैं, कितना कांग्रेस को डेंट कर पाते हैं, कितना बीजेपी को फायदा पहुंचा पाते हैं, और बहुत कुछ तय होगा। हनुमान बेनीवाल के कितने कैंडिडेट होंगे, तीसरा मोर्चा तो खैर दूर दूर तक राजस्थान में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात है कि एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ओवैसी के नाम पर यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में जो है एक एक्स फैक्टर इस चुनाव में जरूर लाने की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में और कुछ शोज करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, कैंडिडेट्स किस तरह के सामने आएंगे, कितना डेंट लगाने वाले कैंडिडेट होंगे, और सत्तारूढ़ दल वाकई में इसका फायदा ले पाती है। ये भी जरूरी नहीं है कि ओवैसी आ गए तो सारा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। ये भी समझ ले, जनता बड़ी होशियार है, जनता को सब समझ में आता है। तो जनता कैसे देखती है इसको, वो आने वाले दिनों में हम बताएंगे आपको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। AIMIM
ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो राजस्थान में अपनी आहट दे रहे हैं। आहट के साथ ही निकाय चुनाव को काफी रोमांचक बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब कैसे इस स्ट्रैटेजी का कौन सा फॉर्मूला निकाल कर लाती है, ये हम देखेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं, ओवैसी की पार्टी राजस्थान में क्या कुछ करिश्मा कर पाएगी, कुछ कैंडिडेट उनके जीत पाएंगे, उससे क्या होगा, सत्तारूढ़ दल को उससे क्या फायदा होगा, किस तरह का फायदा होगा, कांग्रेस उससे किस तरह की नई काउंटर पॉलिसी लाकर, काउंटर रणनीति बनाकर उससे लड़ेगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।